व्हाट इज अप फ्रेंड्स, मैं प्रणव आपके चैनल एसएसबी मेड इजी में एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है टॉप 5 टिप्स टू क्लियर एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू। अब मैंने आपको अपनी इनिशियल वीडियोस में बताया था कि आपका पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, किस हिसाब से कंडक्ट किया जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस दोस्तों ये होती है कि एकमात्र यही अकेला इंटरव्यू होता है या फिर एक अकेला यही टेस्ट होता है जिसमें आप 40 मिनट से लेकर 1.5 घंटे के बीच में एक ऑफिसर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। उस 40 मिनट के या 1.5 घंटे के अंदर ऑफिसर्स आपके पर्सनैलिटी के बारे में, आपके अंदर जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज है उनके बारे में और आपकी सोशल बिलोंगिंग के बारे में समझ पाते हैं। और एकमात्र अगर यही टेस्ट होता है साइकोलॉजी टेस्ट के साथ कि अगर आप इस टेस्ट में क्लियर नहीं कर पाते तो आपको नहीं लिया जाता। और इस केस में तो बॉर्डर लाइन केस भी कंसीडर नहीं किया जाता। जीटीओ में बॉर्डर लाइन केस कंसीडर किया जा सकता है बट साइकोलॉजी और इंटरव्यू में नहीं किया जाता। अब दोस्तों जो मेरे दोस्त होते हैं कुछ मिस्टेक्स कर लेते हैं जिसकी वजह से वो रेकमेंड नहीं हो पाते इस टेस्ट के अंदर। मैं उन्हीं मिस्टेक्स को आपको बताऊंगा और इस हिसाब से ही बताऊंगा कि आप किस हिसाब से उन मिस्टेक्स को इंप्रूव कर सकते हैं। और ये कुछ 5 मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं। सबसे पहली दोस्तों, बी ट्रूथफुल एंड बी योरसेल्फ। अब देखिए ये वाला पॉइंट आपका दोनों कोचिंग वाले बच्चे एज वेल एज नॉर्मल बच्चों के लिए कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले कोचिंग वाले बच्चे, देखिए कोचिंग वाले आपको 100 क्वेश्चन भी बता देंगे, उनके आंसर देने का तरीका ही बता देंगे। बट एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आप कोचिंग वालों की साइकोलॉजी पोजेस करेंगे। अगर कल को इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपसे 101 या कोई अलग क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसे अपने हिसाब से आंसर देंगे। अब उससे गलत बात ये हो जाएगी कि आपने 100 क्वेश्चन के आंसर तो अपने कोचिंग वाले की पर्सनालिटी में शो करा है बट उस एक क्वेश्चन में आपने अपनी पर्सनालिटी शो करी है, जिससे आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर कंफ्यूज हो जाएगा। उसे ये लगेगा हाँ भाई ये बंदा तो प्री प्रोसेस अपने माइंड में लेके आया है और आंसर्स को प्रिपेयर करके आया है। तो ये बहुत गलत बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक हिसाब से आपके साथ कोई ट्रस्ट बॉन्डिंग नहीं हो पाती और इससे वजह से आपका नेगेटिव पॉइंट जाता है। तो बी ट्रूथफुल एंड बी योरसेल्फ में आपको ये दिखाना है कि आप किस हिसाब से बनाए, आप क्या पोजेस करते हैं क्वालिटीज और क्या क्वालिटीज पोजेस नहीं करते। आपको हमेशा सच बोलना है। इसका एक एग्जांपल ये भी आ सकता है कि अगर आपसे पूछा गया कि आपको किस हिसाब से सब्जेक्ट्स पसंद हैं और आपने बोला फिजिक्स, उसी हिसाब से आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर आप उन्हीं टेक्निकल क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए तो ये एक कंसीडर बात की जाएगी कि आप एक ब्लफिंग पर्सनालिटी पोजेस करते हैं, आप एक झूठी पर्सनालिटी पोजेस करते हैं, आप आंसर को अच्छा दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं और ये एक प्रॉपर रिजेक्शन रहेगा आपके लिए। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, आप जो हैं आप उनको वही दिखाएंगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों, नो अबाउट योरसेल्फ। अब आपको एक बात पता होगी, जो भी बच्चे स्क्रीन इन हो चुके हैं, कि जब भी आप स्क्रीन इन होते हैं आपको सबसे पहले एक फॉर्म दिया जाता है जिसका नाम होता है PIQ फॉर्म। वो होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर। उस फॉर्म के बलबूते पे ही आपके लिए क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाता है आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा। और एकमात्र एक यही फॉर्म होता है जिससे पता चलता है कि आप जो भी आंसर दे रहे हैं, जो भी आप फैक्ट्स दे रहे हैं वो सच है या नहीं। उसके बाद दोस्तों सेल्फ डिस्क्रिप्शन आता है। ये आपके दूसरे दिन में जो साइकोलॉजी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसमें आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं अपना, और वो दिखाता है कि आपकी किस हिसाब से पर्सनैलिटी है और आप क्या पर्सनैलिटी पोजेस करते हैं। अब दोस्तों जो चीजें आप PIQ फॉर्म में लिखते हैं उसे कृपा करके याद रखिएगा। इसका बेसिक रीजन ये है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और ये देखते हैं कि आप क्या सच बोल रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने हॉबीज में लिखा कि मुझे हॉबीज में ड्राइंग पसंद है बट आप अपने इंटरव्यू में हॉबीज आपसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी क्या हॉबीज है, आपने ड्राइंग नहीं बोला बट आपने डांसिंग बोला। तो ये दिखाया जाता है कि हाँ जी ये बंदा एक हिसाब से झूठ बोल रहा है क्योंकि इसने अपने PIQ फॉर्म में तो कुछ और लिखा है बट ये मेंशनिंग कुछ और कर रहा है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि जो भी आप PIQ फॉर्म भरते हैं उसी के हिसाब से अपना आंसर दीजिए। मैं लिंक के अंदर एक सैंपल PIQ फॉर्म दूंगा, खाली PIQ फॉर्म, जिस पर आप 10 से 15 मिनट अपना टाइम स्पेंड कीजिए, उसे भरिए और उसे कोशिश करिए कि याद रखें कि आपने उसके अंदर क्या भरा है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है नो अबाउट योर सराउंडिंग्स। अब देखिए नो अबाउट योर सराउंडिंग्स में सबसे बेसिक चीज है आपके पेरेंट्स के बारे में। आपको अपनी पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको आपके घर के अंदर जो इनकम आ रही है उसके बारे में ही पता होना चाहिए। और जैसे आपसे एक और क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि आप अपने घर में किस हिसाब से हेल्प करते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि मैं बिजली का बिल जमा करवाता हूं, मैं पानी का बिल जमा करवाता हूं, मैं दूध लेके आता हूं, मैं फ्रूट और सब्जियां लेके आता हूं। इसका क्रॉस क्वेश्चनिंग ये आएगी कि आप मुझे उनके रेट बताइए। अगर आप बिजली का बिल बोलते हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा कि पर यूनिट रेट आपके यहाँ पे क्या चल रहा है। तो दोस्तों अपनी सराउंडिंग से आप अवेयर रहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आसपास हो क्या रहा है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है
क्योंकि ये आपकी एक सोशल बिलोंगिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है जो एक ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी में आती है। ये दिखाता है कि आप अपनी सराउंडिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें कीन इंटरेस्ट शो करते हैं। तो जो भी आपके आसपास हो रहा है आपको पता होना चाहिए। नो अबाउट सराउंडिंग्स में यही पॉइंट होता है। कल से आपसे पूछा गया जाए कि आपका स्कूल क्या था, उसमें आपको क्या चीजें अच्छी लगती थी और आपकी कौन सी टीचर पसंद थी, कौन सी टीचर नहीं पसंद थी, उसका आप आंसर नहीं दे पाए, तो सीधा ये पॉइंट आता है कि इस बंदे को अपनी सराउंडिंग्स के बारे में पता नहीं है, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन क्वालिटीज नहीं है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि आपको ये दिखाना है कि आपको अपनी सराउंडिंग्स के बारे में अच्छे से पता है। चाहे आप एक टॉपिक के बारे में बोलिए, बट उसी टॉपिक को अच्छे से एलैबोरेट करके बोलिए। चौथी चीज दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं एकदम स्क्रीन के अंदर देख रहा हूं। एक हिसाब से आपके और मेरे बीच में कांटेक्ट क्रिएट हो रहा है, जिससे आप इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरी बात का। यही एक तरह का आपको कांटेक्ट क्रिएट करना है अपने साथ और अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ। अब अगर यही मैं अपनी आधी वीडियो उस तरफ देख के बोलूं और मैं आपको एड्रेस ना करूं, तो आपको एक हिसाब से लगेगा हाँ भाई ये बंदा हमसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, और ये एक नेगेटिव पॉइंट आएगा। आपने खुद नोटिस करा होगा कुछ 5 सेकंड की ड्यूरेशन में आपको लगा नहीं कि हमारे बीच में कॉन्टैक्ट बन पा रहा है। तो यही आपका पॉइंट आता है आइज का, कि आप जब भी अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर से बात करें, आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। बट एक पॉइंट ये भी याद रखिए कि वो ऐसा ही लगना चाहिए कि आप जबरदस्ती उनकी आंखों में स्टेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आपको डर लगता है आप नहीं बात कर पाते, तो या तो आप उनकी नाक पे देखिए या आप उनके माथे पे देखिए। अगर आपके और उनके बीच में डिस्टेंस कम है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप उनकी नाक पे देखिए और फिर अपने आंसर दीजिए। उससे आपके जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा, वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे और आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों, हैंड्स। अब हैंड्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? आपको पता है कि जब भी आप अपने इंटरव्यू में बैठते हैं, आप एक स्ट्रेट पोस्चर में बैठते हैं, जिसमें आप अपने हाथ इस प्रकार से अपनी लैप पे रखते हैं या फिर उनको क्रॉस करके रखते हैं। वहीं अगर आप इंटरव्यू देते समय अपने हाथों को हिलाएंगे, वो ये शो करता है कि ये बंदा नर्वस है बाय कैरेक्टर। और कभी कभी ये पॉइंट ऐसा भी लिया जा सकता है कि जो आप आंसर दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, आप ब्लफ कर रहे हैं उनको। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप बैठेंगे स्टिफ पोस्चर में बैठिए, कंफर्टेबल होके अपने हाथ को क्रॉस करके बैठिए, कभी भी हाथों से फिजिटेट मत करिएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जब भी आप किसी इंटरव्यू ऑफिसर से बात करें, अपने हाथों को ज्यादा मत हिलाइएगा। उसका बेसिक रीजन ये होता है कि जब भी आपसे बात हो रही होगी, बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके इंटरव्यू ऑफिसर आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे, बट आपके हैंड एक्शन के बारे में ध्यान दे रहे हैं, जिससे आप जो उनको पॉइंट कहना चाह रहे हो उनकी समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि स्टिफ रह के बैठिए, हल्का फुल्का हैंड जेस्चर करिए, बट ज्यादा मत करिए। अब पोस्टर में दोस्तों ये आता है कि कभी भी अपनी जेब के अंदर आपको हाथ नहीं डालना है। अगर आप अपनी जेब के अंदर हाथ डालते हैं, ये शो करता है कि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप शुरुआत से ही डिफेंसिव मोड में आ रखे हैं। डिफेंसिव मोड का मतलब ये होता है कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उससे बचने के लिए आंसर देंगे। आप चाहेंगे कि जो आपका इंटरव्यू है वो जल्दी से जल्दी निपट जाए। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको कीन इंटरेस्ट दिखाना है कि हाँ जी मेरे को तो इंटरेस्ट लेना है आपके इंटरव्यू में, मुझे ये इंटरव्यू पास होके जाना है, तो आप इस हिसाब से दिखाइए। अब जब भी आप एक चेयर पे बैठेंगे, कोशिश करिएगा कि थोड़ा पीछे होके बैठिए और हल्की सी आपकी बैक आपकी चेयर के साथ टच होनी चाहिए, जिससे आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। अगर आप चेयर के एकदम आगे होके आगे लीन करके बैठेंगे, तो वापस ये एक डिफेंसिव पोस्चर दिखाता है। ये दिखाता है कि आप बहुत नर्वस हैं और आप थोड़े टाइम के अंदर एक डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे वापस, जिसमें आप क्वेश्चनों से बच रहे हैं। तो इस पॉइंट को मैं कंक्लूड इस हिसाब से करूंगा कि जब भी आप बात करें, आंखों में आंखें डाल के बात करिए या फिर नाक की तरफ देख के बात करिए। हाथों के ज्यादा जेस्चर्स मत करिए, बट उनको क्रॉस करके बैठिए या सीधा करके बैठिए। जब भी आप बैठे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। ये चीज याद रखिएगा कि आपको उसी पोजीशन में 40 से डेढ़ घंटे के टाइम स्पैन में बैठना है। तो ये चीज याद रखिएगा। लास्टली दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिस क्यों। अब देखिए दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कहीं पे हड़बड़ा नहीं रहा, एक प्रॉपर कांटेक्ट बन रहा है, आपको मेरी बात में इंटरेस्ट आ रहा है, मैं एक कॉन्फिडेंस पोजेस कर रहा हूं और आपको भी लग रहा है हाँ जी ये बंदा कॉन्फिडेंस पोजेस कर रहा है। बट कल को अगर मैं डर के आंसर दूं, तो हमारे बीच का जो इंटरेक्शन है वो सही नहीं हो पाएगा। आप लोग एक चीज और नोटिस करिएगा कि जो बंदा कॉन्फिडेंस से बोलता है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आप उसकी बात को ज्यादा कीनली सुनते हैं। तो आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है इस हिसाब से कि आपकी बात ज्यादा अच्छी तरह से सुना जाए। दूसरा पॉइंट इसमें दोस्तों ये आता है कि आप अगर इंग्लिश में वीक हैं, आपके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि आप इंग्लिश तो बोल पाते हैं, बट
कभी कभी आप थोड़े बहुत वर्ड्स में फंस जाते हैं, आपको वर्ड्स याद नहीं आते, तो इसका सोल्यूशन भी प्रैक्टिस ही है। मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि आप अपने पेरेंट्स से, स्पेशली अपने फादर से बोलिए कि वो आपका मॉक इंटरव्यू ले, वो आपसे क्वेश्चंस पूछे। मैं आपको लिंक दूंगा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएसबी इंटरव्यू के अंदर, तो आप अपने फादर को बोलिए कि वो आपसे ये क्वेश्चन पूछे और आप एक फॉर्मल टाइप का इंटरव्यू रखिए, जिससे एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस इंटरव्यू में नर्वस नहीं रहेंगे, बट आप एकदम कॉन्फिडेंस से जाएंगे और आप सारे आंसर प्रॉपर्ली दे पाएंगे। जब आप एक और चीज याद रखिएगा, जब भी आप नर्वस होके जाते हैं आप अपना 100% नहीं दे पाते, बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप अपना 110% दे के आएंगे इंटरव्यू के अंदर। और यही चाहता है आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर कि आप हर एक सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रहे। एट द एंड फिर ये होगा कि अगर आप एक कॉन्फिडेंट बंदे हैं तो आप अपने नीचे के सभी सबऑर्डिनेट्स को कॉन्फिडेंस में ले पाएंगे। तो मैं आपको वापस कंक्लूड करके ये बताऊंगा कि आप जो हैं आप वही रहिए। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने सराउंडिंग से बारे में पता होना चाहिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज हमेशा कॉन्फिडेंस से शो करिए, एक सीधी कमर रख के हमेशा बैठे रहिएगा। और लास्टली दोस्तों, प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये है कुछ आपके 5 टिप्स जो 110% गारंटी करेंगे कि आप अपना पर्सनल इंटरव्यू अपना रेकमेंड होके ही आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। और मैंने एक और व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है एसएसबी मेड इजी के नाम से। अगर आप चाहते हैं कि आप उस ग्रुप पे ऐड हो तो काइंडली अपना नंबर नीचे दीजिए, या फिर आप मेरी ईमेल आईडी पे भी उस नंबर को डाल सकते हैं। मैं प्रणव शर्मा आपके चैनल एसएसबी मेड इजी से साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।